जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज विटामिन बी 6। ठीक है, विटामिन बी 6 को पैराडॉक्सिन भी कहा जाता है। और कहने के लिहाज से ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, लेकिन दो एमसीक्यू मैंने स्टार्ट में बताए, तो यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि दो एमसीक्यू अगर आपने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो दो एमसीक्यू इसमें से सिर्फ आते हैं। ठीक है, आप सिर्फ वो दो वर्ड याद कर लो, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। एक चीज ये है कि टीबी की एक ड्रग होती है आइसोनियाजिड। ठीक है, उसके अंदर जब वो हम देते हैं तो उसके साथ हम विटामिन बी 6 की जो है ना सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्योंकि उसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। वो हम मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि एक वर्ड आएगा ट्रांस एमिनेशन या अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, अगर वो कहे ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो उसके अंदर कौन सा विटामिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज विटामिन बी 6। ये दो वर्ड से आपका पेपर सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे अंदाज में पढ़ना है तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपको इसको डिटेल के साथ समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास एक रिंग होती है। ठीक है, इस तरह बेंजीन रिंग हुआ करती थी, तो ये हेट्रोजेनस रिंग है जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन मिलता है और तीन डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और तीन ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिल रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन। क्या कहते हैं? अब वाइटामर्स जो है इसके तीन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। पैराडॉक्सल, पैराडॉक्सा एमाइन, पैराडॉक्सीन। ठीक है, तो पैराडॉक्सीन तो आपको अभी आपने देख लिया कि पैराडॉक्सीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको NH2 जो है ग्रुप नजर आ जाए, NH2, तो उसको हम पैराडॉक्सा अमीन कहते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O जो है, बेसिकली ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो यहाँ पे सही तरह से शो नहीं किया हुआ। एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, पैराडॉक्सल कहेंगे। ठीक है, अल जो है जिसको आपको याद तो होगा, जो एल होता है वो एल्डिहाइड की एंड पे आता है। ठीक है, मेथनल एल्डिहाइड फॉर्म, एमाइन फॉर्म, और जो है OH वाली फॉर्म जो है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग फॉर्म। तो पैराडॉक्सल, पैराडॉक्सा एमाइन और पैराडॉक्सीन, तीन चीजें होगी। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपने याद रखने वाली है वो है PLP। पीएलपी क्या चीज है? पीएलपी इज पैराडॉक्सल फॉस्फेट, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी 6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो आपका सारा फंडा जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब मैं सोर्सेज की बात करता हूँ। सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर व्हीट है, राइस है। ठीक है, अंडे हम खाते हैं, मिल्क हम लेते हैं। ठीक है, सब्जियों के अंदर हम जो है वो कैरेट यूज करते हैं। ठीक है, कैरेट के अलावा एक दो और चीजें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, स्पिनच होगी। ठीक है, और इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर बनाना जो है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी 6। इसके अलावा जो है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपकी जो है वो शकरकंदी को कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हो सकता है। अब रोल्स क्या क्या हैं विटामिन बी 6 के, ये सारा फंडा जो है ना इसकी बेस पे है। जब SCQ हुआ करते थे तो तब मुझे भी याद है जब मेरा पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर MBBS का, तो उसके अंदर सिर्फ उसने तीन या चार रिएक्शंस के नाम पूछे थे कि आप विटामिन बी 6 के जो चार रिएक्शंस को वो कैटालाइज करता है उनके नाम लिखें, क्योंकि लिपन कॉर्ड के अंदर आपको सिर्फ चार रिएक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उसको वहां से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नाम वही लिखे हैं, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और कंडेंसेशन। ये लिपन कॉर्ड के नाम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनका जिक्र मिलता है, और ये ट्रांससल्फरेशन रिएक्शन, ये रिएक्शंस के अंदर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन लिपन कॉर्ड का जो विटामिन बी 6 का जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन के अंदर जरूर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और भी हैं। इनकी इन सब की हम डिटेल देखते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं जिनके अंदर जो विटामिन बी 6 रिक्वायर करते हैं, उसके अंदर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज है, एक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, एला सिंथेज है। ये क्या होता है इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। उससे पहले एक चीज आपको मैं याद करवाऊं, अगर आपको याद हो, विटामिन बी 9 और बी 12 को हमने पढ़ा था। जब हमने उसको पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक रिएक्शन देखा था कि जिसके अंदर आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो मेथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होता था। वहां पर हमने एक चीज देखी थी, ग्लाइसिन वाज कन्वर्टिंग इनटू सीरीन, और वहां पे लिखा हुआ था बी 6। तो इसका मतलब ये है कि जब ग्लाइसिन से सीरीन बनती है तो उस वक्त भी कौन सा रिएक्शन कैटालाइज कौन सा विटामिन कर रहा होता है, विटामिन बी 6 कर रहा होता है। सेम इज द केस अगर हम देखें सिस्टाथायोनिन, हमने उसी के अंदर देखा था होमोसिस्टीन से सिस्टीन बनती थी। ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू, तो वहां पर भी बी 6 लिखा हुआ था। ठीक है, और अभी हमने एक एंजाइम का नाम पढ़ा, सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज, ये सी, ये बी और ये एस। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ CBS, सिस्टाथायोनिन
बीटा सिंथेज। तो ये बेसिकली वो चीज़ है, इसमें सिस्टाथायोन बनता है और उसके बाद में कन्वर्जन होती है आपकी सिस्टीन के अंदर। ठीक हो गया। तो ये तो हमें वही चीज़ एक मिल गई कि यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो एक बात आपने ये याद रखनी है। अगली बात पे चलते हैं, जो हमने रिएक्शंस की बात की है। लिपनकॉर्ड के ऊपर पहला रिएक्शन दिया हुआ है ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, रट्टा मारना आसान है, समझना मुश्किल है। आपके पास जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है जिसके अंदर ऐसे करके शो किया हुआ है। हम इसको प्यार में जो है ना वो कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे ही कहते हैं ना, ये कि एक एसिड है। इसके साथ दोबारा से जो है वो एक कार्बन लगी हुई है, और उसके साथ दोबारा से ये ऐसे करके एक फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, ये इसको कहा हुआ है कि ये जो आपका नजर आ रहा है ना आपको, ये कीटो ग्रुप है। ठीक है। तो एक तरफ कीटो है, एक तरफ एसिड है। तो इस पूरे को हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पर, दिस इज कीटो एसिड। ये क्या बना है, ये कीटो एसिड है। अल्फा कीटो इसलिए कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। अब इस कीटो एसिड के अंदर, और एक सेकंड नीचे वाली लाइन में आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर भी आपको यही एक कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। ठीक है। और साथ में आपको कार्बन के साथ जो है वो कीटो ग्रुप की जगह यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है अमाइनो एसिड का एमाइन ग्रुप। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एसिड है हमारे पास एक तरफ और साथ में लगा हुआ है इमाइन ग्रुप अटैच है। तो इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है। सो एक तरफ हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, एक तरफ हमारे पास कीटो एसिड का स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है आपके कीटो ग्रुप का और आपके अमाइन ग्रुप का। तो यहाँ पर फंडा क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे ये क्या सीन हो रहा है। ये ट्रांस एमिनेज का क्या मतलब है, कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होना है कि एमाइन ग्रुप NH2 की जो है ना वो ट्रांसफर होना है। तो अगर यहाँ से NH2 ग्रुप जो है उड़ के यहाँ चला जाए, तो ये जो चीज है जो कीटो एसिड थी वो क्या बन जाएगी। इसी इसी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये सेम नहीं है। तो ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है। और ये जो कीटो एसिड था इसका जब वो इधर आ जाएगा अमाइन ग्रुप की जगह, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कीटो एसिड। तो बात जो हमें समझ आई कि कीटो एसिड जो है, अगर मैं कीटो एसिड की बात करूं, कीटो एसिड के अंदर अगर मैं प्लस अमाइन ग्रुप ऐड कर दूं तो वो क्या चीज बन जाती है, वो हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाता है। दूसरे वर्ड्स में कीटो एसिड जो है अगर ये प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड माइनस अमाइन ग्रुप, तो वो क्या बनेगा, वो कीटो एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब इस पूरी बात बताने का मकसद ये है कि आपका अमाइनो एसिड जो है जब वो अमाइन ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड के अंदर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांसएमिनेज, क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक कीटो एसिड है जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटो कीटो ग्लूटारेट। और ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट जो है हमारा अमाइनो एसिड है। ठीक है। ये हमारा अल्फा कीटो एसिड है। अब अल्फा कीटो एसिड के पास जब अमाइन ग्रुप आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट। तो आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है इट विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट आगे अपने काम से जहां भी जाए, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब यही बात, ये है लिपनकॉर्ट का रिएक्शन जो लिपनकॉर्ट पे दिया हुआ है। ठीक है। वहां पर आपको एक बात समझ आ गई कि ग्लूटामेट जो है वो क्या चीज है, दिस इज अमाइनो एसिड। इसका मतलब इसके पास क्या है, इसके पास अमाइन ग्रुप है। ठीक है। इसी तरह एस्पार्टेट क्या चीज है, एस्पार्टेट इज एन अमाइनो एसिड, इसका मतलब इसके पास NH2 ग्रुप है। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब ग्लूटामेट जब अपना NH ग्रुप देता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, क्योंकि उसने अपना NH2 ग्रुप दे दिया तो वही कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब वो जो अमाइन ग्रुप है, जब वही अमाइन ग्रुप यहाँ से निकल के NH2 जो है वो ऐड होता है किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर जो कि कीटो एसिड है। जब उसके पास अमाइन ग्रुप जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्पार्टेट के अंदर। तो ये रिएक्शन बेसिकली समझाना समझाना पूरा जो है वो मकसद था कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट के अंदर। और इसी दौरान जो है वो क्या होता है, आपका ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। तो ये सारा रिएक्शन जो है, ये जिस तरह मर्जी आप इसको मेंशन करके लिख लें, जिस तरह मर्जी आसान जुबान में लिख लें, ये रिएक्शन जो है लिपनकॉर्ट का पहला रिएक्शन है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दूसरा रिएक्शन होता है हमारे पास डीएमिनेशन का, यानी जिसके अंदर एमाइन ग्रुप रिमूव करने। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात जो मैं करना चाहूंगा, कि अगर मैं कहूँ सीरीन जो है ये कहाँ से बनी थी, ग्लाइसिन से। ये भी अभी हमने रिएक्शन देखा, ऊपर हम देख के आए हैं।
टेट्राहाइड्रोफोलेट वाला। असल में होता क्या है, ये देखें, अगर आप सिर्फ थोड़ा सा फंडा समझें, यहाँ पर अगर सिर्फ हाइड्रोजन लग जाए तो ये ग्लाइसीन है। अगर इस हाइड्रोजन को मैं काट के इसकी जगह ये वाला ग्रुप लगा दूं, CH2OH, तो ये सीरीन बन जाता है। ठीक है, तो कितना आसान फंडा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये सेकेंड ईयर की रिएक्शंस हैं, अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन से सीरीन बन सकती है, और सीरीन से जब इसकी डीएमिनेशन होती है, जब आप इसका एमाइन ग्रुप निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी आपको विटामिन B6 चाहिए होता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है ये सेकेंड ईयर का मैकेनिज्म है। ठीक है, लेकिन फॉर आपको विजुअल मेमोरी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द सीरीन, ये वही है, इसको इतना मुश्किल लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा कार्बन है, साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ NH2 लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और साथ में CH2OH है। ये वही चीज है, कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है। ठीक है, OH लगा हुआ है, CH2 जो है आपका वो है, और साथ में वो कार्बन है, ये अमाइनो एसिड है। अब इसमें से पहले होता क्या है, पूरा प्रोसेस ये है बेसिकली, पहले वाटर रिमूव होता है, ये हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज होता है तो ये दो बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो चीज एक बनती है, ये बाद में इसमें से निकलता है आपका NH जो 3 होता है, वो रिमूव होता है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है जो पायरोवेट का बॉन्ड है। तो बेसिकली ये रिएक्शन चल रहा होता है, सीरीन से पहले अमाइनो एक्राइलेट बनता है और फिर पायरोवेट बनता है। लेकिन आपने सिर्फ क्या याद रखना है, आपने सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना है, सीरीन टू पायरोवेट, ये आपके लेवल पे है। कैसे है, थीटे बच्चों को याद रख सकते हैं, लेकिन बाकी लोग सिर्फ समझने के लिए उनको पता हो कि यार ये वाला प्रोसेस हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तीसरा है डीकार्बोक्सिलेशन। हिस्टीडीन आपका अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाए, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये R ग्रुप है, ये वही अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ अमाइन ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, और ये सारा जो है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका क्या है, ये R ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी अमाइनो एसिड है। अगर इसमें से मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये रिमूव कर दूं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, पीछे क्या बच जाएगा, उसके पास एमाइन ग्रुप बन जाएगा। तो हिस्टिडीन से जब एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसके पास क्या हो, अमाइन ग्रुप हो, तो उसको हम कहते हैं हिस्टामीन, हिस्टामाइन। हिस्टामीन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका। एंजाइम का नाम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज है। ये भी सेकंड ईयर का रिएक्शन है, आपने सिर्फ ये याद रखना है सिंपल फॉर्म में। ठीक हो गया। अब यहाँ तक लिपनकॉट ने लिखा है, लेकिन इससे आगे वाला ये वाला नहीं लिखा लिपनकॉट ने। ये ग्लूटामेट भी आपका अमाइनो एसिड है। ठीक है, ग्लूटामेट आपका अमाइनो एसिड है, ये ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है वैसे ही। अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैं रिमूव करवाऊं, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, और मेरे पास जो चीज बनेगी, उसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन और 3 एक्स्ट्रा कार्बन। ठीक है, टोटल 4 कार्बन होंगी। तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है, जिसके पास जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, तो ब्यूटाइरिक एसिड बनता है उससे, और उसके पास एमाइन ग्रुप है। कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप ये है, उसके साथ वाली कार्बन होती है अल्फा, फिर अगली बीटा, अगली गैमा। गैमा कार्बन के साथ है एमाइन ग्रुप अटैच, तो गैमा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, उर्फ आम में जिसे गाबा कहा जाता है। गाबा इज बेसिकली गैमा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, दिस इज आल्सो एन न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये भी विटामिन B6 की प्रेजेंस में बनता है। मजीद मजे की बात, हमारा एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, उसकी एक फॉर्म होती है जिसके अंदर, उसके अंदर अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। अब उसमें से जब हम जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टा एमीन, दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ सेरोटोनिन, दिस इज आल्सो एन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब ये सारे आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ये लाइनें ऐसे लिखी हुई हैं कि मैं इसको आपको ये आसान जुबान में समझा देता हूँ कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, गाबा, डोपामिन, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, इनकी सिंथेसिस के अंदर विटामिन B6 का रोल है। आप ये सिंपल एक लाइन लिख के बात खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसी बात को आप क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हैं कि जब भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी इन फ्यूचर, तो उससे क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे, तो ब्रेन के अंदर आपको साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस होंगी, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, विटामिन B6 के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब लास्ट रिएक्शन है हमारा कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन का मतलब है कि दो चीजों ने मिलना है। तो यहाँ पर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आपका और सक्सिनाइल कोए, ये दोनों मिलते हैं। और आपने अगर हीम सिंथेसिस का चैप्टर पढ़ लिया है तो इससे एक लिवोलिनिक एसिड बनता है। उस एसिड के डेल्टा पोजीशन, डेल्टा डेल्टा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। तो पूरा नाम होता है डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड, ऑल्सो नोन एज द डेल्टा एला, DLA इसको हम लिखते हैं। ये बेसिकली हीम सिंथेसिस के अंदर इसका रोल होता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आरबीसी सिंथेसिस के अंदर, तो अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब HB नहीं बनेगी, HB नहीं बनेगी तो आरबीसीज नहीं बनेंगे, आरबीसीज नहीं बनेंगे तो इसका मतलब एनीमिया हो जाएगा। तो हमें ये भी समझ आ गई कि क्यों एनीमिया हो सकता है विटामिन B6 डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, ऐसे होता है। तो अभी तक जो हमने चीज पढ़ी वो क्या है, वो रिएक्शंस पढ़े। रिएक्शंस के अंदर हमने सबसे पहला रिएक्शन जो था वो पढ़ा ट्रांसएमिनेशन का। ट्रांसएमिनेशन के अंदर कीटो एसिड जो है आफ्टर रिसेप्शन ऑफ अमाइन ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एन अमाइनो एसिड। ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी वो ये पढ़ी कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ग्लूटामेट बन सकता है, और ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन सकता है विद द ट्रांसफर ऑफ द अमाइन ग्रुप। तो ये हमारा लिपनकॉर्ड का रिएक्शन है। ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और इस दौरान जो है वो एमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होता है। डीएमिनेशन रिएक्शन के अंदर आप देखें सीरीन से जो है वो पायरोवेट बनता है, कैटालाइज्ड बाय विटामिन B6। उसके अलावा जो है आपको पता है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, हिस्टिडीन से हिस्टामिन बनता है, और ग्लूटामेट से आपका गाबा बनता है, और जो आपका ट्रिप्टोफैन है उससे सेरोटोनिन बनता है। कंडेंसेशन के जरिए ग्लाइसिन सक्सिन कोई मिलके जो है वो हीम सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, न्यूरो के तौर पे ये सारी चीजें एक्ट करती हैं। उनके लिए जो है विटामिन B6 चाहिए होता है। अच्छा, डिसेंसिटाइजिंग इफेक्ट है, ये हार्पर के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, ये आपने हार्पर से अगर किसी ने देखना हो तो वो कर सकता है कि नॉर्मली आप देखते हैं आपके पास सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है। तो होता क्या है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो कुछ हॉर्मोन्स जो लिपोफिलिक होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं, वहां से न्यूक्लियस में आते हैं। और डीएनए पर ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उन हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है, तो वो हार्मोन इन रिसेप्टर्स के साथ मिलते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और उसके रिजल्ट के अंदर वो अपना जो भी उन्होंने काम करवाना होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनवाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन अब विटामिन B6 का इसमें क्या इफेक्ट है, विटामिन B6 जो है ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था इसको ब्रेक करवा देता है। जब इसको ब्रेक करवाता है तो हार्मोन सेपरेट हो जाता है, रिसेप्टर जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो जो फंक्शन है वो आपका ब्लॉक हो जाता है। जब फंक्शन ब्लॉक होता है तो जाहिर है कि वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते। अब इसका मतलब फायदा क्या हुआ कि एम हमने इसको छोड़ा, कहानी छोड़ी है। बेसिकली ये हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन D, कॉर्टिसोल, दीज आर द लिपोफिलिक हार्मोन्स। ठीक है, फैट सॉल्युबल जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ग्रुप 1। ये जो है जब इनकी एक्सेस होती है ना, एक्सेस फंक्शन होता है इनका, तो ये ब्रेस्ट कैंसर करवा सकते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के थ्रू जो है वो टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, और भी डिफरेंट कैंसर्स हैं जिनके अंदर इनका रोल होता है। तो अगर विटामिन B6 का लेवल कम हो जाए, किसी तरह से विटामिन B6 का डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये जो है ये फंक्शन जो है ना वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता रहेगा, सेल प्रोलिफरेशन होती रहेगी, और वो अल्टीमेटली जो है वो कैंसर की जो है ना फॉर्म इख्तियार कर सकता है। तो बेसिकली ये इसमें विटामिन B6 का डिसेंसिटाइजिंग का इफेक्ट होता है इसके अंदर। क्लिनिकली जो मैंने बात पहले की कि टीबी जो है एक डिजीज है जिसके अंदर हम 4 डिफरेंट ड्रग्स देते हैं, उन्हें उन ड्रग्स में से एक ड्रग होती है आइसोनियाजिड। वो ड्रग क्या करती है, वो ड्रग विटामिन B6 के साथ बाइंड करके उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, जिससे विटामिन B6 की हो जाती है डेफिशिएंसी। और क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो इसलिए हम आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बात है, यही MCQ आपका जो आपको आना है। अच्छा, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं, उनके अंदर भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अल्कोहलिक्स के अंदर भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इन लोगों को विटामिन B6 यूज करना चाहिए। अच्छा, टॉक्सिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये वो विटामिन है वाटर सॉल्युबल जिसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये है तो वाटर सॉल्युबल लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इसकी हाई डोजेस लेंगे तो आपको टॉक्सिसिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपको हाई डोजेस जो है ना उससे गुरेज करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विटामिन B6। किसी का कोई क्वेश्चन?